So in this lecture we are going to discuss about the introductory part of a cell. ठीक है, हमें इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखना है अबाउट द सेल बायोलॉजी। ठीक है कि सेल बायोलॉजी क्या होती है, सेल क्या होती है, उसके बाद सेल को डिस्कवर किसने किया था, उसी के साथ हम देखेंगे अबाउट द सेल थ्योरी। ठीक है, इतनी बातें हमें आज के लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल जो होती है इट इज अ जनरल टर्म। ठीक है, सेल हम कई जगह यूज करते हैं, ये वर्ड जो है ये हम कई जगह यूज करते हैं, ये एक जनरल टर्म है। जनरली सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एनीथिंग विच इज हैविंग अ डिफाइनाइट बाउंड्री इज कॉल्ड एज सेल। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे एक डिफाइनाइट बाउंड्री है, जो कि एक बाउंड्री में एनक्लोज्ड है, उसे हम सेल कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ सेल। ये हो गई जनरल डेफिनेशन। लेकिन बायोलॉजिकल डेफिनेशन जो है सेल की वो थोड़ी अलग है। ठीक है, बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है सेल की? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो होती है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे अबाउट द डेफिनेशन। We are discussing about the definition of cell. Cell is the basic structural and functional unit of life, या फिर हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो सेल है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन हो गई, बायोलॉजिकल डेफिनेशन जो हो गई, इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखाई देते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है विच डिस्क्राइब द सेल। ठीक है, कि सेल का काम क्या है और सेल एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, इसका अब हम यहाँ पर मीनिंग देखेंगे कि व्हाट व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये बॉडी जो बनी होती है इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ये जो बॉडी बनी होती है इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन का कोलैबोरेशन होकर अलग अलग फंक्शंस वाले ऑर्गन मिलकर एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम जो बना होता है इट इज द एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। मतलब ये ऑर्गन सिस्टम जो बना है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। जो ऑर्गन्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, और लास्टली ये टिश्यूज जो होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। टिश्यूज किस चीज से बने हैं, मतलब टिश्यू जो होता है इट इज एग्रीगेशन ऑफ सेल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो ह्यूमन बॉडी है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये इनडायरेक्टली किस चीज से बनी है, सेल से। मतलब इसका बेसिक यूनिट क्या हुआ, सेल। मतलब ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है ये किस चीज से बना है, सेल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है या फिर एक घर है विच इज ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ऐसी एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग जो होती है अलग अलग फ्लोर से बनी हुई है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे उसमें अलग अलग फ्लोर्स है। अब ये जो फ्लोर्स है ये किस चीज से बने हुए होते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट रूम्स। फ्लोर पे अलग अलग रूम्स होते हैं। ये रूम्स किस चीज से बने हुए हैं, तो डिफरेंट वॉल्स। एक रूम के लिए हमें 4 वॉल्स की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब एक रूम को बनाने के लिए हमें 4 वॉल्स की जरूरत है। मतलब रूम वॉल से बनी हुई है, और ये जो वॉल्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर वॉल्स ब्रिक से बने हुए हैं तो बेसिकली ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये किस से बनी है, बेसिकली इन ब्रिक्स से बनी हुई है। सिमिलरली ये जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्स। बेसिकली किस चीज से बनी हुई है, तो सेल से बनी हुई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर देना है, पर्टिकुलर शेप देना है, पर्टिकुलर साइज का बनाना है, तो वहां पर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल लगेंगे, मतलब नंबर ऑफ सेल लगेंगे, और या फिर
हमें वहां पर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल लगेगी। जो भी हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें वहां पर पर्टिकुलर नंबर और पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल लगेगा, उसी के बाद एक पर्टिकुलर वहां पर स्ट्रक्चर तैयार होगा। दैट्स व्हाई द सेल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारे बॉडी का वो स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, नाउ फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है सेल को? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका कैटाबोलिज्म होता है, सिंपलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है, पेट में जाने के बाद वो खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ मतलब ग्लूकोज तक कन्वर्ट हुआ। अब उस ग्लूकोज को सेल में भेजा जाता है, उस ग्लूकोज को सेल में भेजा जाता है और उससे एटीपीज बनाए जाते हैं। ठीक है, खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। मतलब यहाँ पर जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है एटीपी, उसका जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, ये भी सेलुलर लेवल पर ही हो रहा है। ठीक है, मतलब जो भी हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है वो बेसिकली कहां पर होता है? सेलुलर लेवल पर ही होता है। चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन का प्रोसेस हो, एटीपी जनरेशन का प्रोसेस हो, सब कुछ कहां पर हो रहा है? इस सेलुलर लेवल पर ही हो रहा है। मतलब बॉडी का जो भी फंक्शन है पहले सेलुलर लेवल पे होगा, सेलुलर लेवल पे होगा दैट इज टिश्यू लेवल पर होगा, बाद में वो ऑर्गन लेवल पर होगा, बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल पर होगा, और देन द बॉडी इज फुल्ली फंक्शनिंग। पर बेसिकली स्टार्ट कहां से हो रहा है? सेल से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट। और डेफिनेशन पूरी क्या तैयार होती है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ सेल। अब अगला सवाल ऐसा जनरेट होता है हमारे दिमाग में कि सेल जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर की? ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट हमारे सामने आया तो सबसे पहले किसी ना किसी ने सेल को डिस्कवर किया होगा। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले इन द ईयर 1665, 1665 इस ईयर में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल माइक्रोस्कोप था। उन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप को बनाने के बाद उन्होंने एक प्लांट का डेड पार्ट लिया, दैट इज द कॉर्क। जो स्टेम पर प्रेजेंट होता है दैट इज डेड पार्ट, वो कॉर्क उन्होंने लिया। उस कॉर्क को उन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या दिखता है। ठीक है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था उसमें उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे। उसमें उन्हें क्या दिखाई दिया था? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे ये हॉलो थे। ये कैसे थे? हॉलो थे। एक पर्टिकुलर से बाउंड्री थी लेकिन अंदर से पूरा का पूरा वो हॉलो था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने उसे नाम दे दिया सेल। उन्होंने उसे नाम क्या दे दिया? सेल। अब सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखने जैसी है कि इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी, सेल ऑब्जर्व की थी, वो सेल जो थी वो डेड थी। डेड पार्ट अगर लिया है प्लांट का ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्वियस सी बात है उसमें जो सेल्स होंगे वो भी कैसे होंगे? डेड होंगे। ठीक है, मतलब रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था या फिर ऑब्जर्व किया था वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। ठीक है, अब यही से शुरू हुई थी सेल की स्टडी। ठीक है, जिसे हम आज सेल बायोलॉजी करके स्टडी करते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले अगर रॉबर्ट हुक ने वहां पर सेल को डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम किसे कहते हैं? सेल की स्टडी को, या फिर हम कह सकते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये हो गया अबाउट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल इन द ईयर 1665 बाय रॉबर्ट हुक। उसके बाद कुछ सालों बाद 1674 में, इन द ईयर 1674, एक और साइंटिस्ट थे एंटन वैन लीवेनहॉक। एंटन वैन लीवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे।
इन्होंने भी अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंडर एक ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने भी एक सेल को डिस्कवर किया या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जर्व किया। ठीक है, इन्होंने 1674 में एक सेल को ऑब्जर्व किया, लेकिन इन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व किया था वो सेल लिविंग थी, मतलब लाइव थी। लाइव क्यों कहा था? मे भी उसमें कुछ उन्हें मूवमेंट्स दिखाई दिए होंगे इस माइक्रोस्कोप के अंदर, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड दैट सेल एज अ लिविंग सेल। और उन्होंने इस सेल को नाम दिया था एनिमल्कुलस। उन्होंने उस सेल को नाम क्या दिया था? एनिमल्कुलस। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सालों बाद लोगों ने बैक्टीरिया का स्टडी किया। बैक्टीरिया ऐसा ऐसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कैसा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वगैरह वगैरह। बैक्टीरियोलॉजी जब स्टार्ट हुआ था, मतलब बैक्टीरिया का स्टडी जब स्टार्ट हुआ था, तब लोगों को पता चला कि 1674 में जब एंटन वैन लीeuwenhoek ने एनिमल्कुलस नाम का एक सेल बताया था जो कि लिविंग सेल था, वो दूसरा कुछ न होके बैक्टीरिया ही था। मतलब सबसे पहला डिस्कवरी जो बैक्टीरिया ने किया था वो किसने किया था? एंटन वैन लीeuwenhoek ने। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड एज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, अनजाने में कह सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम एज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यहां से ही बैक्टीरिया का स्टडी स्टार्ट हुआ था। उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था एनिमल्कुलस। ठीक है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अबाउट द सेल। ठीक है, सेल बायोलॉजी में ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। उसके बाद कुछ सालों बाद इन द ईयर 1831, इन द ईयर 1831, इस ईयर में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। जब सेल की स्टडी स्टार्ट हुई थी तब लोगों ने सेल को और डीप में स्टडी किया। तब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन को ऐसे पता चला कि जो सेल है उसके अंदर हमें एक डेंस पार्ट दिखाई देता है। एक डेंस पार्ट दिखाई देता है, सेंट्रल पोजीशन पे वो प्लेस है। इन्होंने उसे नाम दिया था न्यूक्लियस। इन्होंने उसे क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। बाद में पता चला ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो सेल को कंट्रोल करता है, सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे पहले इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक ये दो अलग अलग नाम है। ये था 1665 में और ये है इन 1831। ठीक है, नाउ उसके बाद जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था, तब बाकी का जब स्टडी स्टार्ट हुआ सेल के बारे में, तब साइंटिस्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि कुछ सेल में हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है और कुछ सेल में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब कुछ सेल में अगर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, कुछ सेल में अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मे बी देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दोज सेल। ठीक है, इसीलिए कुछ सालों बाद इन द 1960s, ठीक है, 1960s में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस रिस। हैंस रिस नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ सेल्स में अगर हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, कुछ सेल्स में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए डिफरेंटली उन्होंने कुछ टर्म्स को सजेस्ट किया। ठीक है, जैसे कि एक टर्म उन्होंने सजेस्ट की प्रोकैरियोटिक। एक टर्म उन्होंने सजेस्ट की प्रोकैरियोटिक और दूसरी टर्म उन्होंने सजेस्ट की थी यूकैरियोटिक। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में दो वर्ड्स हैं, एक है प्रो, दूसरा है कैरियन। ये दो वर्ड से मिलकर बनता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का भी ऐसा ही है, एक वर्ड है यू और दूसरा है कैरियन। ठीक है, प्रोकैरियन एंड यूकैरियन। अब यहां पर प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव। प्रो का मीनिंग क्या होता है? प्रिमिटिव, एंशियंट। ठीक है, या फिर जो एडवांस नहीं है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव। कैरियन मतलब यहां पर होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसी की तरह यू मतलब एडवांस्ड,
यू मतलब एडवांस और कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक जो होता है ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब क्या, कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है या फिर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें न्यूक्लियस जो है या फिर ऑर्गेनेल्स तो वैसे अब्सेंट ही होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट सेल एज अ प्रिमिटिव सेल। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली सेल इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। उसी के अपोजिट में जो यूकैरियोटिक वर्ड दिया गया है, यू का मतलब एडवांस, न्यूक्लियस मतलब इसमें जो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यहाँ पर हमें जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एडवांस न्यूक्लियस, जो मेम्ब्रेन बाउंड है और उसके अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसका जेनेटिक मटेरियल जहां कहीं भी हमें दिखाई दे दैट एरिया इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। मतलब जहां पर भी वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है दैट प्लेस, दैट रीजन, दैट निश इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, दिस इज अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब जिन सेल्स से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है, और दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells. This is about the types of cell. Okay, now we are going to discuss a new topic about the cell. ठीक है, हमें यहाँ पर एक और नया टॉपिक यहाँ पर देखना है about the cell, which are the characteristics of cell. ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है अभी about the discovery, important discoveries of cell. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल यहाँ पर डिस्कवर किए हैं विच आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग नाउ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेल के डिस्कस करने हैं। ठीक है, जब हम कैरेक्टर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें सेल को डिफाइन करने वाला जो कैरेक्टर होता है वो डिस्कस करना होता है। तो सेल को डिफाइन करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जो सेल को सेल कहने के लिए वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम सेल को सेल कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द प्रीरिक्विसाइट पार्ट ऑफ द सेल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल। जब हमने जनरल डेफिनेशन की थी सेल की तब हमने कहा था एनीथिंग विच इज हैविंग अ डिफाइनाइट बाउंड्री इज कॉल्ड एज सेल। और सेल की जो डिफाइनाइट बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रही तो सेल को हम सेल नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल। ठीक है, लिविंग पार्ट जो होता है सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और आउटर मोस्ट लिविंग पार्ट जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर इसके बाहर कुछ सेल का पार्ट है तो वो लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर का पार्ट और सेल के बाहर का पार्ट ये सेपरेट होता है। अंदर का एनवायरमेंट और बाहर का जो एनवायरमेंट होता है वो सेपरेट होता है। बाहर के एनवायरमेंट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। ये कौन सी साइड हुई, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइट।
और अंदर की साइड को हम कहते हैं साइटोसोलिक साइड। अंदर की साइड को हम क्या कहते हैं? साइटोसोलिक साइड। मतलब साइटोसोलिक एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा साइटोसोलिक एनवायरनमेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया है? सेपरेट किया है। नाउ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स हो, वेस्ट मटेरियल हो, जो कुछ भी कंपोनेंट बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है वहां पर, दैट ऑल द मटेरियल इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। नाउ प्रोटोप्लाज्म जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अनदर इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब साइटोप्लाज्म के सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लेकिन न्यूक्लियस के बाहर का जो भी पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का जो भी पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ दिस साइटोप्लाज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम साइटोप्लाज्म में से सारे के सारे ऑर्गेनेल को सेपरेट कर दे, निकाल दे, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज साइटोसोल। जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होता है? साइटोसोल होता है। और दूसरा जो कंपोनेंट यहाँ पर है दैट इज द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर दैट इज द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, और ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल इज द साइटोप्लाज्म। ये जो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इट इज ड्यू टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रिंग्स अबाउट द कंपार्टमेंटलाइजेशन। जितने भी कंपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर, ये किसने बनाए हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ही बनाए हैं। चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो गोल्जी एपरेटस हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, कोई भी ऑर्गेनेल अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो वहां पर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल दिखाई देता है। It is the most important characteristic, that is the cell is having plasma membrane. All cells show the presence of plasma membrane. Now दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अबाउट द सेल, ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स है, दे हैव एबिलिटी, दे हैव एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। जितने भी सेल्स होते हैं दे हैव एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस कौन सेंस कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं उस चेंजिंग एनवायरमेंट को ये सेल जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, ये एबिलिटी होती है हमारी सेल के पास। जितने भी सेल्स है दे हैव एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। दूसरा एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स है हैव मेटाबॉलिज्म, या फिर हम कह सकते हैं ऑल सेल्स शो मेटाबॉलिज्म। जितने भी सेल्स है उनमें हमें मेटाबॉलिज्म दिखाई देता है। मेटाबॉलिज्म दैट इज द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। और एक कैरेक्टर हमारे पास है यहाँ पर, दैट इज ऑल सेल्स कैन ग्रो। ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं दे कैन ग्रो। ठीक है, नंबर के बारे में हो या फिर साइज के बारे में। ठीक है, नंबर में भी बढ़ सकते हैं बाय द सेल डिवीजन, और साइज में भी ये सेल्स क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये ग्रोथ हमें यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स आर स्मॉल इन साइज। ऑल सेल्स आर स्मॉल इन साइज। जितने भी सेल्स होते हैं वो हमें स्मॉल साइज के दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिखाई देता है, जैसे कि ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है इट इज अबाउट 18 सेंटीमीटर। उसे भी हम एक सेल ही कंसिडर करते हैं।
18 सेंटीमीटर का अब तक हमें लार्जेस्ट सेल यहाँ पर देखने को मिला है। और जो स्मॉलेस्ट सेल है इट इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर का एक स्मॉलेस्ट सेल हमें दिखाई दिया। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन में अब तक का स्मॉलेस्ट सेल है उसकी साइज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर, जो कि है पीपीएलओ। ठीक है, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑल सेल्स आर स्मॉल इन साइज। उनकी रेंज जो है इट इज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ये जो है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी। अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सेल थ्योरी। ठीक है, सेल की जब डिस्कवरी हुई थी उसके बाद लोगों ने सेल को स्टडी करना स्टार्ट किया। लोगों ने काफी क्वेश्चन रेज किए थे कि हम सेल को सेल कैसे कह सकते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। लेकिन उसके पहले सेल को हम सेल कैसे कहेंगे, किस चीज को हमें सेल कहना चाहिए, इसके लिए हमें वहां पर सेल थ्योरी दी गई है। ठीक है, सेल थ्योरी में कुछ साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स किए थे, जैसे कि इन 1838, सबसे पहला जो ईयर था इन 1838, ये जो ईयर था इसमें मैथ्यू शिल्डन नाम के एक साइंटिस्ट थे। मैथ्यूस शिल्डन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया था। वो स्टेटमेंट क्या था कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है, आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट है अर्थ पर, जितने भी प्लांट्स है, दे आर मेड अप ऑफ सेल। ऐसा स्टेटमेंट किसने किया था, मैथ्यू शिल्डन ने, इन द ईयर 1838। इसके बाद इन द ईयर 1839, एक साल बाद, इन द ईयर 1839, एक साइंटिस्ट थे थियोडर शॉन। थियोडर शॉन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा मैथ्यू शिल्डन अगर कह रहे हैं कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो हम ही क्यों पीछे रहे। इन्होंने कह दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी अर्थ पर एनिमल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल। अब पोस्टुलेट कैसे तैयार हुआ कि इन दोनों का भी स्टेटमेंट मिक्स किया गया। जैसे कि ये जो प्लांट्स होते हैं दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स भी जो है दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पोस्टुलेट में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कुछ इस प्रकार का है, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms are made up of cells। ठीक है, क्या कहा गया पहले पोस्टुलेट में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब इसमें प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा जो पोस्टुलेट है इसमें डेफिनेशन दी गई है, दैट इज सेल is the basic structural and functional unit of living organisms। दूसरा जो पोस्टुलेट है इट इज द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। अब कुछ सालों बाद, ठीक है, कुछ सालों बाद सेल का जो सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो डिस्कवर हुआ। उसके बाद इन 1855 सेल डिवीजन की प्रोसेस डिस्कवर होने के बाद 1855 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ।
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो था ओमनिस सेल्यूली ई सेल्यूला। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जो कि ग्रीक में है। इसका जो मतलब होता है वही थर्ड पोस्टुलेट है। इसका मतलब क्या होता है कि न्यू सेल्स, जो नए सेल्स होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने किया था। किसने, रुडोल्फ विर्चॉ ने। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। ये क्या है, थर्ड पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का। ठीक है, नाउ ये जो तीन पोस्टुलेट है ये डिस्क्राइब करते हैं कि सेल एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, लेकिन जब जब सामने की डिस्कवरीज हुई सेल के बारे में, फर्दर डिस्कवरीज हुई, तब लोगों को पता चला कि सेल के जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए कि ये चीजें सेल ने फॉलो करनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स हमें सेल के जैसे दिख रहे थे, लेकिन वो हम उसे सेल कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे कि वायरस है, वायरस जो होता है ये जब होस्ट बॉडी के बाहर होता है इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग, लेकिन जब होस्ट बॉडी के अंदर होता है इट एक्ट एज अ लिविंग। अब ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये सेल है कि नहीं, कुछ पार्ट सेल की तरह, कुछ पार्ट सेल की तरह नहीं दिखाता। ठीक है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक सेल की तरह मिलते भी हैं और सेल की तरह नहीं मिलते, क्योंकि ये सेल ये खुद को डिवाइड कर सकता है। वायरस जब होस्ट बॉडी के अंदर आता है तो उसको खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। लेकिन जब बाहर होता है तब ये मल्टीप्लिकेशन खुद का नहीं दिखाता। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ सेल्स है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जो सेल के अलावा हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम अंडर द हेडिंग पढ़ते हैं, दैट इज द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। हम इन चीजों को एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी के अंडर हेडिंग के अंडर में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला हमने एग्जांपल देखा यहाँ पर वायरसेस, दूसरा एक एग्जांपल हमारे पास है दैट इज द वायरॉइड्स। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज वायरॉइड्स। ये नेकेड आरएनएज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेकेड आरएनएज होते हैं जो हमें एंजियोस्पर्म्स में दिखाई देते हैं। ये भी हमें मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं, लेकिन पूरी तरह हम इन्हें सेल नहीं कह सकते। दैट्स व्हाई दीज आर स्टडी अंडर द हेडिंग एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। उसके बाद कुछ और एक्सेप्शंस है, जैसे कि प्रायंस। प्रायंस आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, जो कि दूसरे प्रोटीन्स को भी मिसफोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उसको भी बिगाड़ देगा, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। ये प्रायंस उसी की तरह है। फुल्ली फंक्शनल 3D स्ट्रक्चर वाले जो मतलब प्रॉपरली फोल्डेड जो प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें भी ये प्रायंस क्या करते हैं, मिसफोल्ड करते हैं। ये भी पढ़े जाते हैं अंडर द हेडिंग एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसीज, आरबीसीज जो होते हैं, उसके बाद बी सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं दीज आर आल्सो द एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सेल में जो हमें कंटेंट दिखाई देता है जैसे कि न्यूक्लियस है, अदर ऑर्गेनेल्स है, ये हमें इन सेल्स में दिखाई नहीं देते। आरबीसी में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं आरबीसी, जैसे कि इन कैमल, कैमल के आरबीसी में हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो इन दिस आरबीसी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेल थ्योरी। सेल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए थे। उसमें से पहले स्टेटमेंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीजों से बनी हुई है, ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है।